और बड़ा दुखद है कि जो कल लाठियां बजी हैं छात्रों के पीठ पे, ये यूपी बिहार वाले थे। यूपी बिहार के छात्र कहते थे कि दिल्ली सरकार लठ बजाओ, हम आपके साथ हैं। उनको यह साथ नहीं पता था कि जलते घर को देखने वाले फूस का छप्पर आपका है, आपके आगे तेज हवा अगला मुकद्दर आपका है। उसके कत्ल पर मैं चुप था, आज हमारी बारी आई है, आज तुम चुप हो, कल तुम्हारा नंबर आएगा। ये रोजगार क्या देंगे? ये रोजगार क्या देंगे? ये आने के बाद कहे कि हम 56 इंच की छाती पर दुनिया इंप्रेस हुई थी, या 2 करोड़ नौकरी लेकर आएंगे। ये आए हर साल 2 करोड़ नौकरी लेकर आएंगे। आने के बाद इन्होंने एक ऐसा प्रोपेगेंडा फैलाया कि लड़का जो था उसके दिमाग में धर्म की राजनीति लेकर घुसाड़ दिए और उसके चक्कर में छोड़ दिए सांड, है ना। ये हंसने वाली वाक्या नहीं है। हम किसान के घर से आते हैं, फसल अभी बारिश होगी, फसल खत्म, ओला पड़ेगा, फसल खत्म, ये सांड खाएंगे, फसल खत्म, हम किसके पास जाएंगे? 2014 में जब उधर सरकार थी अखिलेश की, तो हम लोग 50 बार धरना देते थे। हम लोग की हिम्मत नहीं है रोड पे निकल जाए। जानते हैं क्यों नहीं निकल पाएंगे? सही मायने में आपको मैं बता रहा हूँ कि अभी एक बार ये निकला था, इसके द्वार पे आके 5 पुलिस बैठ गए थे, इसके यहाँ पे हॉस्टल पे रूम पे। ये डेमोक्रेसी है? आप इसी बात की कल्पना कराना चाह रहे हैं कि एक लोगों को दबाना चाह रहे हैं? इतना घटिया बात मत करिए। नमस्कार, बेधड़क-न्यूज़.com देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ शशांक, और इस वक्त हम गोरखपुर विश्वविद्यालय के स्वामी विवेकानंद छात्रावास में हैं और हमारे साथ यहां पर रहने वाले और विश्वविद्यालय में पढ़ने वाले छात्र हैं, जिनसे हम बात करेंगे कि ये किस चीज़ की पढ़ाई कर रहे हैं। इस पढ़ाई के बीच इन्होंने अपने भविष्य के लिए किन चीज़ों की तैयारी के लिए फॉर्म भरे हैं या नहीं भरे हैं, और भरे हैं तो उनकी परीक्षाएं हुई, रिजल्ट आए कि नहीं आए, और इनके बीच रहने वाले कितने छात्र इनकी जानकारी में ऐसे, या इनके सीनियर या इनके जूनियर, कि जो इस समय जॉब में है, किसी सरकारी नौकरी में है और सरकार द्वारा दी गई किसी भी क्रम उपक्रम में नौकरी कर रहे हैं। इन लोगों से हम बात करेंगे और शुरुआत करते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अजय सिंह है। मैं यहाँ DDU यूनिवर्सिटी से लॉ का स्टूडेंट हूँ। मैं 2019 के स्टार्टिंग में ही एक वैकेंसी आई थी UP-SSC फॉरेस्ट गार्ड की, उसमें 622 पोस्ट थे। उसको मैंने फॉर्म डाला, इंटर उसी समय पास किया था, उस समय मैं ग्रेजुएशन में एडमिशन लिया था। मैं फॉर्म डाला, सोचा कि उसमें मैं नौकरी करूँगा, लेकिन उस वैकेंसी की आज तक अता पता नहीं चली कि कहाँ चली गई, और 4 बार उसके डेट आए हैं, अभी तक एग्ज़ाम नहीं हुए हैं उस वैकेंसी के। अच्छा, ये बताइए कि उसके अलावा कोई और फॉर्म आपने डाला? उसके अलावा कोई फॉर्म ही नहीं डाला। जब इस तरह की फॉर्म है, 2-3 साल एग्जाम नहीं हो रही, तो फॉर्म डालने का क्या मतलब है? इसलिए मैं फॉर्म ही नहीं डाला आज तक। ये सवाल मेरा ये था, चूँकि अभी आपने देखा होगा कि NTPC RRB एक विवाद आया, जिसमें छात्रों का ये कहना है कि रिजल्ट गलत तरह से आया, परीक्षा गलत तरह से हुई, और उसके बाद से एक उपद्रव हुआ। पटना से लेकर इलाहाबाद तक पुलिस छात्रों के ऊपर लाठी चलाती रही। छात्र मैं आप उपद्रव क्यों कह रहे हैं? एक उपद्रव क्यों कह रहे हैं? अगर आप किसी के पेट पे लात मारेंगे तो वो आतताई ही होगा। सरकार, हम नहीं कह रहे हैं, सरकार कह रही थी कि छात्र उग्र होगा। आपको शायद वीडियो के माध्यम से भी मालूम हुआ होगा, उसमें कई छात्र ये कहते आ रहे हैं कि पहले हमें मारा गया है, तब हमने उसका प्रहार किया है। क्रिया प्रतिक्रिया का नियम यही होता है, न्यूटन। गुनाह है और हक मांगना गुनाह है। देखिए, अब हम आपकी बात से सहमत है, नहीं, लेकिन उपद्रव तो सरकार करी ना, कि उग्र हो गए छात्र और आ गए और मारने लगे, जानते हैं, फूकने लगे, ट्रेन जानते हैं, पटरियां उखाड़ने लगे। ये गलत हुआ। अगर ऐसा हुआ है तो गलत हुआ है, लेकिन जो छात्रों जो पीड़ा सह रहे हैं वो कहाँ तक सही है? आप बताइए। अगर जब कोई लोग सुनते नहीं है, उनको तेज सुनाया जाता है। जब सरकारें सुनती नहीं है तो उनको उस हिसाब से जवाब देना पड़ता है। हमने ट्विटर पे ट्रेंड कराया, हमने ऑनलाइन, कोरोना की वजह से धरना प्रदर्शन बंद है, 144 लागू है, तो हमने ट्विटर पे, ऑनलाइन, फेसबुक से कैंपेन किया। तब सुना नहीं, आश्वासन पे आश्वासन मिला, तो अंत में जब हमने रिजल्ट देखा, रिजल्ट में धांधली हुई है। एक व्यक्ति को 4 जगह पोस्ट पे मिला है, और एक व्यक्ति को जब NTPC कहा था कि हम 7 गुना, लगभग 20 गुना रिजल्ट देंगे, और दिया है 11 गुना। ये सब हमने देखा जब, तब हमारी भावनाओं में, मतलब मैं बता नहीं सकता कि कितना पीड़ा हुई है। जो व्यक्ति अपना 5-5 साल
3-3 साल का के बाल झड़ा ले रहा है अपना तैयारी करने में, उसके साथ क्या गुजर रही है वो आप सरकार समझ पा रही है इस बात को? यही हम जानने आए हैं कि आपकी दिक्कत क्या है, आपकी समस्या क्या है। तो देखिए, यही मैं जानना आया हूँ कि चलिए एनटीपीसी एक विषय है, इसके अलावा तमाम छात्र हैं जो अलग अलग चीज़ों की तैयारी कर रहे हैं। अभी तो हम ही ग्रुप डी का फॉर्म भरे हैं, अब बताइए। और हमारा उम्र हो गया है 25-26 साल हो गया, अब क्या हम करें। कब आपने फॉर्म भरा? 2019 में भरे थे। हाँ, अभी तक उसका कुछ हुआ कोई नहीं? अभी इसके पहले नोटिफिकेशन आया है, तमाम विवाद हुआ है, CBT 2 की बात कर रहे हैं। 2 एग्जाम लेंगे। ग्रुप डी में 2 एग्जाम लेंगे सब, प्लस मेडिकल होगा, उसके बाद दौड़ फिजिकल भी होगा, 4 एग्जाम होगा। मतलब पीसीएस की तैयारी आप कर रहे हैं? ग्रुप डी में 4 एग्जाम हो रहा है। और जो शिक्षा, सुनिए, ग्रुप डी में 4 एग्जाम हो रहा है और शिक्षा मंत्री जो है उनका कोई एग्जाम नहीं हो रहा है। हाई स्कूल फेल पहुंच जा रहे हैं, शिक्षा मंत्री बन जा रहे हैं, वित्त मंत्री बन जा रहे हैं। हमारे प्रधानमंत्री का क्या रिपोर्ट कार्ड है शिक्षा में, उनका कुछ पता नहीं चलता है। सुनिए, और नहीं दे पाए हैं, इसका साफ साफ मतलब एलएलबी करने आए, यहाँ पे एलएलबी कर रहे हैं। 3 साल गुजर चुका, मेरे पास 4 मार्कशीट है, यूपी टेट पास, 2 सीटेट का है, और इस बार फिर दिए हैं, 5वां हो जाएगा। लेकिन अभी एक भी हम टीचर अध्यापक भर्ती में शामिल नहीं हो पाए हैं। 68,500 आया था, 69,800 आया था, वो दोनों अखिलेश सरकार का दिया हुआ है, जो कंप्लीट हुआ इनके शासनकाल में। भले ही कंप्लीट हुआ, लेकिन इनके द्वारा कोई वैकेंसी नहीं लाई गई है। और आया था उसका यूपी पुलिस का 2 वैकेंसी आई थी, एक वैकेंसी बस कितना 41,000 था, वो कंप्लीट बस हो पाया है, और कोई वैकेंसी कंप्लीट नहीं हुई। 68,000 टीचर का दोनों भर्ती हो चुका, यूपी पुलिस का हो चुका, UPSI का हो चुका, ये भी कंप्लीट नहीं हुआ। यूपी टेट रद्द हो गया, मतलब पेपर लीक हो गया। उसके बाद अभी आंसर की में 8 क्वेश्चन गलत है, यूपी टेट के 8 क्वेश्चन गलत है, और नहीं गलत है 8 प्लस प्रश्न हाँ गलत है, और 80% क्वेश्चन जो है 2017 का छाप दिया गया था, सेम टू सेम वही क्वेश्चन छाप दिया गया है। तो ये स्थिति है इस सरकार में, पूरा तानाशाही की बात कर रहे हैं। पेट, अभी जो लेखपाल की भर्तियाँ आई हैं, इसमें पेट का नंबर कितना है कि आप इतना पेट में पाए हैं तो क्वालिफाई करेंगे, वो ऐसा कुछ नहीं दिया गया है। बस 25 रुपये दे के सबसे फॉर्म भरवा लिया जा रहा है, बाद में बताया जाएगा। अभी फॉर्म भरवाया जा रहा है, कब इसका एग्ज़ाम होगा, कब आपकी नियुक्ति होगी, इसका कुछ पता नहीं है। ये सरकार की दोहरी चरित्र को दर्शाती है कि यहाँ चुनाव के लिए जब डेट घोषित हो जा रहा है कि इस समय आपका वोटिंग होगा, इस समय आपका पोलिंग पे सारे कार्यक्रम होगा, इस समय आपका रिजल्ट डिक्लेयर होगा, यहाँ आपको ये तक नहीं बताया जा रहा कि आपका एग्जाम कब होगा। फॉर्म आ गया, फॉर्म भरिए, अब फॉर्म भर के बैठ जाइए और चुपचाप छुपाई मार के बैठे रहिए कि कब एग्जाम होगा। वहाँ से नोटिफिकेशन आएगा एक व्यक्ति, 1 हफ्ते में आपका एग्जाम नहीं बताइए। अगर आपको हम एक दिन फॉर्म भरे तो उसकी तैयारी करेंगे। तैयारी मैंने 2 साल किया, एग्जाम नहीं हुआ, मैं बैठ गया। अब आप 1 हफ्ते में नोटिस देकर और कहेंगे कि मैं आपका एग्जाम लूँगा, तो मैं कैसे तैयार करूँगा। और ये मेरा नाम अर्जुन प्रजापति है और मैं LLM का छात्र हूँ। अभी तक उत्तर प्रदेश की विगत वर्षों में अभी तक जुडिशरी की एक भी पोस्ट इन्होंने दिया नहीं, ना ही इन्होंने APO का एग्ज़ाम कराया, ना ही इन्होंने जुडिशरी का एग्ज़ाम कराया। अच्छा ये बताइए कि आप भीड़ बढ़ाते चले जा रहे हैं, जब नौकरी नहीं देंगे तो बेरोजगारी बढ़ेगी, जब भीड़ बढ़ेगी तो एक सीट पे जहाँ 2 थे वहाँ 4 होंगे। मैं आपकी बातों को काटूंगा। और बड़ा बेहतरीन कहा है जुडिशरी की, IAS की लेटरल एंट्री वर्तमान सरकार करा रही है, और एक ग्रुप D RRB की जब वैकेंसीज करानी थी, ये CBT 2 एग्जाम, 3 पेपर, ये कहाँ का क्या न्याय है और क्या इनकी व्यवस्थाएं हैं। दौड़ ये ग्रुप D क्या देंगे आप उनको, क्या दे देंगे? राशि की नौकरी PCS की नौकरी के बराबर हो गई है, उससे ऊपर ही हो गई है, वो अब ऊपर हो गई है। IAS के लिए आप लेटरल एंट्री से आप IAS हो जाएंगे, लेकिन अगर आपको ग्रुप D की नौकरी करनी है तो आपको 3-3, 4-4 क्रम दिए जा रहे हैं, ये बाधाएं दी जा रही है, चक्रव्यूह दिया जा रहा है, उसको पार करिए तब। कहना है कि संख्या भी तो ज्यादा हो गई है लोगों की, तो इसके जिम्मेदार कौन? नहीं, जब चुनाव लड़ते हैं तब तो संख्या उनको शक्ति दिखती है, तब तो कहते भारत युवाओं का देश है। लेकिन जब रोजगार देने की बात आएगी तब उनके युवा जो जनसंख्या भारी पड़ जाता है। देखिए, किसी बड़े विद्वान ने कहा है कि इंसान सिर्फ पेट लेके नहीं पैदा होता है, वो अपने साथ 2 हाथ और 2 पैर लेके भी पैदा होता है। अगर उसकी ऊर्जा का सही जगह समायोजन किया जाएगा तो देश की तरक्की में काम आएगा। लेकिन अब सवाल ये है कि जैसे मान लीजिए कि आप लोग यहाँ पे कितने साल तैयारी कर रहे हैं? नोटिफिकेशन में एक सबसे बड़ी बात आप ध्यान से अगर देखेंगे इनकी भर्तियों में, तो नोटिफिकेशन में लिखे हैं किसी भी स्टेज पे भर्ती को निरस्त किया जा सकता है। यानी आप फॉर्म भरिए, लेकिन आप कभी भी किसी भी स्टेज पे, और ये और दूसरी बात, इनके नोटिफिकेशन में जो उसमें इनहेरेंट जिसे जो ये छुपा रखे हैं कि हम बाद में कभी भी खेल के बीच में नियम बदल लेंगे। इसलिए कि अभी यूपी पेट की बात कर रहा है था, यूपी पेट में ये क्या बताया नहीं है कि हम किस स्टेज पे या फिर किस तरह शॉर्ट लिस्ट करेंगे। यही काम ये ग्रुप D में किए हैं, यही काम ये फिर दरोगा वाली भर्ती में किए। तो इनके सारे नोटिफिकेशन में फॉर्म भरिए, हमको पैसा दे दीजिए, हम चुनाव लड़े।
कुल बस यही बात है। अब 25 रुपया जमा करा रहे हैं पेट में, अब किसका आएगा कटाव में, किसका नहीं आएगा कौन जानता है। और जिसका नहीं हुआ उसका 25 रुपया तो गया ना। अगर ये पहले पता चल जाता कि हमको 90% पे फॉर्म भरना है तो मैं 90% वाले जितने परसेंटाइल पाए वो फॉर्म भरते, और जितने बाकी होते वो नहीं भरते। अब जो 90 पाए हैं वो भी भर रहे हैं, 60 पाए हैं वो भी भर रहे हैं। बताएंगे ऐसा कि जो 90 हैं वही मान्य होंगे, वही होंगे और 60 वाले। हाँ, एक वाक्य बता दूं कि यही एनटीपीसी के लिए आरआरबी ने ये कहा था। अब सोच लीजिए, ये अंग्रेजी हुकूमत को लाने के लिए रंगों का भेद अमेरिका में किया जाता है। आरआरबी ने ये निकाला था ट्रेंड कि जितने सावले और काले लोग हैं उनको छाड़ दिया जाए। अब लीजिए, ये क्या चीज, नीति आ गई ना, गोरे और काले में भेद हो गया। ये क्या चीज, रंग किस आधार पे, किस वो पे, यहाँ भारत में हिंदुस्तान में हमारे रंग, ये हिटलर शाही तानाशाही नहीं है। जब सारे छात्र मिलके हैशटैग ट्विटर पे चलाए तब आरआरबी ने उसको हटाया कि नहीं अब ये नहीं है, ठीक है। आरआरबी किस प्रकार से ये और कहीं ना कहीं भर्तियों को निकालना और निरस्त करना केवल और केवल ये दर्शाता है ये निजीकरण, जो इनके अच्छे मित्र जो इनको जिस हिसाब से आगे ले गए हैं। इनके बात को मैं काटना चाहूंगा कि जो निजीकरण की बात कर रहे हैं, निजीकरण क्यों कर रहे हैं भाई? आप जब गवर्नमेंट की इम्प्लाई को सुविधा नहीं देगी तो गवर्नमेंट के इम्प्लाई कैसे काम करेंगे? अभी चले जाइए हमारे गोरखपुर सरकारी अस्पताल में चले जाइए, वहाँ जब इक्विपमेंट सही नहीं रहेंगे तो कर्मचारी काम करेंगे नहीं काम करेंगे। तो जब काम नहीं करेंगे ये तो सरकार की जिम्मेदारी है ना कि कम से कम ये सही हो। नौकरी किसकी जिम्मेदारी है? नौकरी तो सरकार की जिम्मेदारी है। हम लोग के संविधान में डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट दिया गया है कि हमारे वेलफेयर स्टेट बनाना है। हमको तो वेलफेयर स्टेट क्यों बनेगा, कब बनेगा? जब सबको आप एक समान दृष्टि से देखेंगे, सबके लिए रोजगार मुहैया कराएंगे। आप इधर कर रहे हैं कि 3 साल वैकेंसी निकले हो गया, आप चौथे साल एग्जाम करा रहे हैं, तो इस 3 साल के बीच के जो बच्चे होंगे। मेरा यही सवाल था कि आप हमको ये बताइए कि आप लोग कई सालों से तैयारी कर रहे होंगे, कोई 3 साल से, कोई 5 साल से पढ़ाई के साथ तैयारी, इंटर पास, ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, इतने साल से तैयारी कर रहे हैं। आप बता दें कई विगत वर्षों से जुडिशरी का फॉर्म नहीं दिया उत्तर प्रदेश ने। ये जानना था कितने फॉर्म दिए, बस ये बता दीजिए। अभी तक जुडिशरी में तो भरेंगे कहाँ से? किसी का फॉर्म नहीं है जुडिशरी का भैया। मैं बता रहा हूँ ना, विगत 2018 से लेकर 2022 चलने वाला है, ना एपीओ का फॉर्म आया, ना किसी सिविल जुडिशरी का फॉर्म आया। ये बताइए इस बीच में जो बच्चे पास आउट हैं उनका भी तो भीड़ बढ़ा। अगर आप यही वैकेंसी निकालते रहते तो कुछ बच्चे तो इम्प्लॉय होते, पद खाली हैं। अभियोजन अधिकारी का पद क्यों देंगे जब ठोको वाली राजनीति चल रही है? अभियोजन पद की जरूरत ही क्या है? सरकारी वकील जिसे पकड़ो उसे ठोक दो, कहानी खत्म है, जरूरत क्यों है? आप कुछ कह रहे थे, क्या प्रश्न पूछिए आप? अभी कुछ बता रहे थे जब उनसे बात हो रही थी कि हम ये कह रहे हैं बस यूपीएसआई जो आया था वैकेंसी, बस वही आया है। और आजकल जानते क्या है इनके सरकार में क्या है, डिजिटली जो है, डिजिटली ये धांधली कर रहे हैं। और डिजिटली धांधली में कुछ पता नहीं, कोई चेक ही नहीं कर पाएगा कि धांधली हुआ है कि नहीं हुआ है। 160 क्वेश्चन में 154 क्वेश्चन, 150 क्वेश्चन, 160 में 60 भी क्वेश्चन बच्चे मार्क्स कर दे रहे हैं एसआई में। और ऐसा कुछ नहीं था, ये बंदा 120 क्वेश्चन किया है सही, लेकिन इसका भी अभी मचधार में है कि होगा कि नहीं होगा। 100 क्वेश्चन पिछली बार जब अखिलेश सरकार में हुआ था तो 100 क्वेश्चन पे सिलेक्शन हो गया था, बच्चे से 100 क्वेश्चन कर दिए थे, उनका सिलेक्शन हो गया था। ये स्थिति है। फार्म पिछले अप्रैल में भराया था, चौथे महीने में 2021 में पेपर हो गया है। अभी रिजल्ट नहीं है, रिजल्ट नहीं आया, आंसर की बस आया है। आंसर किया अप्रैल में पेपर हो गया था, पेपर अभी नवंबर में हुआ है। नवंबर में हुआ है। हाँ, चलिए तो 3 महीने। जब हम लोग गुलाम थे, अंग्रेजों का शासन हम लोग के ऊपर था, तब अंग्रेज भी लोगों को पढ़ने के लिए इंग्लैंड भेजते थे। लेकिन योगी सरकार की जो पुलिस है प्रयागराज में बच्चों को घर में घुस के मार रही है। ऐसी तानाशाही सरकार के खिलाफ हम सख्त विरोध करते हैं। पूरा छात्र एकता जिंदाबाद है और हम लोग हमेशा सरकार का बगावत करेंगे। कुछ आप कह रहे थे? इनका कहने का ये है कि उत्तर प्रदेश सरकार जब अखिलेश की सरकार थी तो 100 नंबर पे वैकेंसियाँ हो गई। अब इनकी सरकार आई है तो 120 नंबर पाए हुए हैं, लेकिन तब भी इनकी अभी मझधार में नैया डोल रही है। डोल इसलिए रही है कि 4 साल तक तो आप सोए रहे हैं, 4 साल तक आपको दिखा नहीं कि बच्चों को रोजगार देना है। 2 साल पहले फॉर्म भरवाएं, अब आके जब चुनाव आ गया तो आप एग्जाम करवाए हैं। तो ये बताइए जो 4 साल 3 साल के बीच में जो गैप बना है उसमें जनसंख्या बढ़ेगी कि नहीं? जितने भी प्रतियोगी परीक्षा देने वाले बच्चे हैं, तो इसलिए अब क्या हो गया, कट ऑफ अब धीरे धीरे बढ़ते चले जा रहा है। अब मान लीजिए जो पीसीएस की तैयारी कर रहा है वो बीएसआई का देगा,
क्यों देगा कि उसको रोजगार की ज़रूरत है, वो उसको रोजगार चाहिए तो भाई कोई ना कोई फार्म भरेगा। ग्रुप डी है, उसमें देख देखिए जो PCS की PhD तक जो किए हैं बच्चे वो फार्म ग्रुप डी भर रहे हैं, इसलिए भर रहे हैं कि उनको रोजगार चाहिए। आप 4 साल अभी तक सोए थे, रोजगार दिए नहीं, अब आप कह रहे हैं कि ये हो रहा है वो हो रहा है, तो ये एकदम चलिए हिंदू मुस्लिम करके अरे राम मंदिर ऐसा है भैया, नेपोलियन बोनापार्टा ने कहा था कि जब जनता को उसके हक और अधिकार से दूर करना हो ना तो उसको धर्म की राजनीति में उलझाओ। आज जो युवा जब पीटे जा रहे हैं ना, जो यही युवा है, मतलब मैं स्ट्रक्चरल बात कर रहा हूँ कि जब JNU पर लाठी चली थी तो ये लोग कहते थे वहाँ आतंकवादी हैं, और 4 साल में ये हिंदू जगा रहे थे, कोई मुस्लिम जगा रहा था, कोई हिंदू जगा रहा था। अगर उसी समय आप जाग गए होते तो आज इनकी आज समय आपने रोजगार मांग लिया और उस समय आपके पास रोजगार हो, उस समय आज आपके पास रोजगार होता। ये रोजगार क्या देंगे? ये रोजगार क्या देंगे? ये आने के बाद कहे कि हम 56 इंच की छाती पर दुनिया इंप्रेस हुई थी, या 2 करोड़ नौकरी लेकर आएंगे। ये आए हर साल 2 करोड़ नौकरी लेकर आएंगे। आने के बाद इन्होंने एक ऐसा प्रोपेगेंडा फैलाया कि लड़का जो था उसके दिमाग में धर्म की राजनीति लेकर घुसाड़ दिए, और उसके चक्कर में छोड़ दिए सांड, है ना। ये हंसने वाली वाक्या नहीं है। हम किसान के घर से आते हैं, फसल अभी बारिश होगी, फसल खत्म, ओला पड़ेगा, फसल खत्म, ये सांड खाएंगे, फसल खत्म, हम किसके पास जाएंगे? तो आज जब लाठियां बज रही है इनके ऊपर, जो युवाओं के ऊपर लाठी, हम भी उसी में आते हैं, ठीक है, जो इनके ऊपर लाठियां बज रही तो इनको रोजगार का ध्यान आया है। मैं बार बार कहता हूं कि धर्म जो होता है अफीम होता है। कार्ल मार्क्स भी कहता धर्म होता है अफीम होता है। उसी पे भाजपा इन लोगों को 4 साल तक नचा रही थी, घुमा रही थी। अब NTPC फेंक दी है, अब उसी में उलझे रही है, गोल गोल उलझे रही है। फिर दूसरी सरकार आएगी। हाँ, अरे 2019 से नहीं, 2014 से फेंक रहे हैं आप लोग। 2014 देखिए, हर रैली में फेंका जा रहा है, हर रैली में आप लोग लोक रहे हैं। मोटा हम बात बता दें, जब अखिलेश की सरकार थी, योगेश हम लोग का जैसे चूंकि प्रतिनिधित्व करते हैं हॉस्टल के किसी भी मामले को लेके, 2014 में जब अखिलेश उधर सरकार थी अखिलेश की, तो हम लोग 50 बार धरना देते थे। हम लोग की हिम्मत नहीं है रोड पे निकल जाए। जानते हैं क्यों नहीं निकल पाएंगे? सही मायने में आपको मैं बता रहा हूँ कि अभी एक बार ये निकला था, इसके द्वार पे आके 5 पुलिस बैठ गए थे, इसके यहाँ पे हॉस्टल पे रूम पे। ये डेमोक्रेसी है? आप इसी बात की कल्पना कराना चाह रहे हैं कि एक लोगों को दबाना चाह रहे हैं? इतना घटिया बात मत करिए, इतना घटिया स्तर पे मत उतर जाइए कि लोकतंत्र में हम इतना डर जाएं कि अंदर से हमारा अभी मैं बोल रहा हूँ ना, अगर आपका चैनल बहुत प्रतिष्ठित है, अभी आज तक की बात हो जाए, आज तक वगैरह पे बोलना हो तो हम दुबक कर बैठ जाएंगे। जानते हैं क्यों? क्योंकि हमको डर है, एक बार तो हम जेल चले गए हैं, कहीं दोबारा ना चले जाएं। ये बात इनके यहाँ है। लोकतंत्र में आपको मैं बिल्कुल बता दूं, यूनिवर्सिटी का बहुत बड़ा हाथ होता है लोकतंत्र को बनाए रखने के लिए। विपक्ष की भूमिका अगर पूरे भारत में कोई निभाया तो विश्वविद्यालयों ने निभाया। इनकी जब ये मुख्यमंत्री बने, 3 जगह विश्वविद्यालयों में लाठीचार्ज हुआ। गोरखपुर विश्वविद्यालय, इलाहाबाद विश्वविद्यालय, BHU में, आपको पता होगा जब ये 2017 में बोल लिए थे। हम लोग की हिम्मत नहीं है बोलने के लिए। जब से एक विचारधारा विशेष की सरकार आई है सत्ता में, तो ऐसा कोई भी यूनिवर्सिटी नहीं रहा, चाहे जामिया हो, चाहे DU हो, चाहे JNU हो, जहाँ पे लाठीचार्ज नहीं हुई। और बड़ा दुखद है कि जो कल लाठियाँ बजी हैं छात्रों के पीठ पे, ये UP बिहार वाले थे। UP बिहार के छात्र कहते थे कि दिल्ली सरकार लठ बजाओ, हम आपके साथ हैं। उनको यह साथ नहीं पता था कि जलते घर को देखने वाले फूस का छप्पर आपका है, आपके आगे तेज हवा अगला मुकद्दर आपका है। उसके कत्ल पर मैं चुप था, आज हमारी बारी आई है, आज तुम चुप हो, कल तुम्हारा नंबर आएगा। सोचने वाली बात यह है कि इनको यूनिवर्सिटी विश्वविद्यालय के छात्रों से इतना डर क्यों लगता है? इनको छात्रों से इतना डर इसलिए लगता है, मैं बता दूं कि अगर ये पढ़ लिख लेंगे तो आज जैसे मुद्दा आया है रोजगार का, कल ये तानाशाही, आपके तानाशाही पे आवाज़ उठाएंगे। आज रोजगार पे उठा रहे हैं, कल तानाशाही पे उठाएंगे, आपके भ्रष्टाचार पे उठाएंगे, हर चीज़ पे उठाएंगे। इनसे डर लगता है। अगर हम शिक्षित हो गए, अधिकार जान गए, अपना अधिकार जान लेंगे तो हर एक बात को उठाएंगे और इनको गद्दी छोड़ना पड़ेगा। एक गद्दी प्रेम है जो इनको हम लोग की आवाज़ दबाने के लिए मजबूर करती है। हम लोग इस सरकार की मंशा समझिए कि इस कोविड काल में मदिरालय खुले रहे, शिक्षालय बंद रहे। इसका मतलब साफ साफ है कि अगर शिक्षा रहेगी तो सवाल पैदा होगा। नहीं, अफीम में रहें मस्त रहें, पड़े रहें। और जैसे रोजगार की आपको बात करें तुरंत हो जाए, जैसे राम का नारा लगाओ। क्योंकि जानिए, अगर किसी बड़े नेता ने कहा था कि अगर आपके घर में रोटी नहीं रहेगी तो मंदिर में दीपक कौन जलाएगा, मजार पे चादर कौन चढ़ाएगा और चर्च में जाकर मोमबत्ती कौन जलाएगा। सबसे पहली आवश्यकता हमारी है कि हमारे छात्रों को, हमारे युवाओं को, हमारे माँ बाप है ना, हमको पढ़ाने के लिए भेजे हैं, पढ़ने के लिए भेजे हैं। अगर हम कल को सफल नहीं होते, घर पे जाकर कहते मम्मी है लीजिए जो है कि दुर्गा जी का फोटो है, लेकिन से काम चलाइए, पूरा जीवन घर से निकाल के हमको बाहर कर दिया जाएगा। आपके माँ बाप आपको छोड़ देंगे। नारे से पेट नहीं भरता है, हमको रोज़गार चाहिए। छात्र जो पढ़ाई कर रहा है, तैयारी कर रहा है, उनको रोज़गार की आवश्यकता है और सरकार इस मामले में पूर्ण रूप से विफल रही है।
अभी CBCS पैटर्न देख लीजिए। CBCS पैटर्न में जो BA जब हम लोग BA किए 2017-16 में फाइनल किए, उस समय जो है क्वेश्चन मेंस की तरह लिखना होता था तमाम, मतलब 200-1000 वर्डों में। आज CBCS पैटर्न में 40 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव आ रहे हैं। आप बताइए हमारे दिमाग को कहाँ ले जा रहे हैं? एकदम सिकुड़ा के छोटा कर देंगे। ऑब्जेक्टिव पढ़ लो, वनडे एग्जाम की तरह BA फाइनल कर लो, खूब कर लो BA फाइनल, बहुसंख्यक को समझिए। विश्वविद्यालय को भी लेकर बहुत सारे सवाल हैं कि विश्वविद्यालय में जो शिक्षा प्रणाली थी वो बदल दी गई, कुछ नए कोर्सेज ला दिए गए जिनकी अभी किताबें नहीं हैं, उसमें शोध नहीं है। बता दें, गोरखपुर विश्वविद्यालय जो हम लोग ला करते हैं ना, ला की लाइब्रेरी है वहाँ, वो आज तक लाइब्रेरी खुला नहीं। आप बताइए, आप हमसे कैसे उम्मीद करेंगे कि रूल ऑफ लॉ या फिर जो डेमोक्रेसी को बनाने के लिए जो वकीलों की भूमिका आप कहाँ से करेंगे? लाइब्रेरी नहीं खुला है साहब। और कोई टीचर हम लोग के साथ फ्रेंडली व्यवहार बहुत कम टीचरों की है, बहुत कम टीचरों की व्यवहार फ्रेंडली है। क्योंकि यहाँ जो है तमाम लोग वार्डन रहे हैं, जिन वार्डन रहे हैं, सुप्रिटेंडेंट रहे, उनका व्यवहार तो अच्छा रहा है। लेकिन जो लोग सीधे यहाँ वार्डन नहीं रहे हैं, उनका व्यवहार हम लोग के साथ एकदम दुश्मन की तरह रहा है। हम लोग बोल नहीं पाते हैं। लॉ विभाग में आप चले जाइए, पूछिए क्यों नहीं। तो जब वकील नहीं बोल पाएगा और वकालत पढ़ने वाला व्यक्ति नहीं बोल पाएगा तो आप कैसे उम्मीद करते हैं कि लोकतंत्र बचेगा? तो यही तो बात है, लोकतंत्र तो ख़त्म करना चाहते हैं। अगर आप आज़ादी का इतिहास देखेंगे तो उस समय संविधान का विरोध किसी ने किया था, तो यही विचारधारा सरकार में थी। अभी हम आपको 2004 तक किसी ने अगर भारत के झंडे को नहीं फहराया तो वही विचारधारा वाले सरकार में थे। तो लोकतंत्र के समर्थक तो कभी ये रहे नहीं हैं। जब आज़ादी का आंदोलन था, भारत छोड़ो अभियान चल रहा था, उसमें इनके जो है कि राष्ट्र प्रमुख जो भी लोग थे, राष्ट्र के अध्यक्ष थे इनके, सब लोगों ने कहा था कि हम इस आंदोलन में ब्रिटिश सरकार के साथ खड़े हैं। तो कहीं न कहीं ये छात्रों के साथ जो है कभी नहीं रहे, इस देश की जनता के साथ कभी नहीं रहे हैं। इनका अपना एक मोटिव होता है, प्रोपेगेंडा होता है, व्यक्ति विशेष के लिए काम करते, उन्हीं के लिए काम कर रहे हैं। और एक चीज़ आपने कहा, शिक्षा नीति पर बात किया। देखिए, BJP सरकार का सिस्टम में समझिए कि पैजामे से महंगा नाड़ा कर देते हैं ये लोग। ठीक, थोड़ा सा हल्का शब्द है लेकिन बता रहा हूँ सच्चाई क्या है। इन्होंने CBCS लगाया, इन्होंने एक बार एडमिशन के टाइम पे करा, एडमिशन लेते टाइम किसी को नहीं बताया कि आपका एग्ज़ाम CBCS से कराया जाएगा। उसके बाद जब 2 महीने पढ़ने के बाद छात्रों को आप CBCS करेंगे, उसके बाद फिर ऑनलाइन फॉर्म भराएगा, 150 रुपये लेंगे। ऐसे ऐसे करके इन्होंने गबन करके, जो विश्वविद्यालय की पढ़ाई लोग कहते थे कि सरकारी संस्थानों में पढ़ने में शिक्षा सस्ती होती है, आम गरीब मजदूर का लड़का उसमें पढ़ लेता है। आज स्थिति ऐसी आ गई है कि गोरखपुर विश्वविद्यालय के अंदर सेल्फ फाइनेंस कोर्सों की भरमार कर दी गई है। 1-1 लाख रुपये जो है कि BTech में पढ़ाई का लिया जा रहा है। किस प्रकार की शिक्षा यहाँ दी जा रही है, बहुत ही चिंतनीय है। और मुझे लगता है कि जिस तरीके से सरकार ये चल रही है, आने वाले दिनों में गरीब मजदूर किसान का बेटा शिक्षा से मरहूम हो जाएगा। बता दूं, आप विश्वविद्यालय की शिक्षा नीति पे बात कर रहे थे। जो नई शिक्षा नीति है अभी भारत के किसी भी विश्वविद्यालयों में लागू नहीं की गई है, लेकिन ये जो वर्तमान में कुलपति हैं, जिनका व्यक्ति विशेष संबंध है वर्तमान की शासन सत्ता के एक बड़े राजनेता से, मैं ये खुल के कह रहा हूँ, हो सकता है मेरे पास ये चीज़ देखने के बाद सरकारी महकमों के द्वारा मेरे ऊपर फर्जी के मुकदमे और FIR दर्ज कर दिए जाएं, लेकिन ये कहने में गुरेज नहीं है। इसलिए नहीं गुरेज है कि जिस प्रकार से ये गोरखपुर विश्वविद्यालय को ध्वस्त करना, पूर्णिया में जो ये कांड करके आए, यहाँ भी कर रहे हैं। शिक्षा कुलपति हैं, उनके ऊपर आप आरोप लगा रहे हैं। वर्तमान प्रोफेसर राजेश सिंह, नाम लेने में भी नहीं हिचक है। मैं वही कह रहा हूँ, जो तत्कालीन कुलपति हैं, वर्तमान में कुलपति जो आसीन है, ये कब आते हैं? 4:30 बजे के बाद ये आपको मिलेंगे कार्यालय में और 9 बजे तक रहते हैं। कौन सा क्या चलता है? अगर अब VIP कल्चर की भी बात कर लें, शिक्षण संस्थानों के संबंध में जान लीजिए कि BJP शुरू से ही संवैधानिक संस्थानों के विरोध में रही है, चाहे विश्वविद्यालय रहे हों, चाहे हमारा रेलवे रहा हो, चाहे हमारा एयरपोर्ट रहा हो, भेल हो गया, गेल हो गया, ऐसी जिस पे भारत गर्व करता था। एक वक्त पे कहा जाता था कि हमारे पास IIT हैं, IIMs हैं, एम्स है, मेरे पास भेल है, गेल है, एयरपोर्ट है, रेलवे है, पोस्ट ऑफिस है, जिस पे भारत गर्व करता था। आज ये सारी चीज़ें वो बेच चुके हैं। वो चाहते हैं कि सारा सिस्टम किसी व्यक्ति विशेष के हाथ में हो और उसे वो अपने हिसाब से संचालित करे। अभी तो बीच में इन्होंने मिनिमम बेस थ्योरी जो चलती थी कि अब मैक्सिमम जो है कि एक मानक तय होता है कि मजदूर जो होगा इतने घंटे काम करेगा और उसकी सैलरी इतनी रहेगी, लेकिन इस BJP की सरकार में उस सिद्धांत को भी ठुकराया गया था। इस प्रकार से आप देखेंगे रेलवे का प्राइवेटाइजेशन किया जा रहा है। सर्वाधिक रोजगार रेलवे, पूरे हिंदुस्तान में सर्वाधिक रोजगार रेलवे के द्वारा दिया जाता था। आज ऐसी स्थिति आ गई है कि रेलवे की तैयारी करने वाले छात्रों के पीठ पर लाठियाँ बरसाई जा रही हैं। तो कहीं न कहीं ये छात्रों नौजवानों के साथ छलावा, और मुझको लगता है कि आने वाले वक्त में सरकार का इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। क्या कर रहे हैं? और ये सरकार छात्रवृत्ति देने में भी ऐसी मतलब उसका चेकिंग करती है, वो मतलब डॉक्यूमेंट का, जैसे मतलब चेक नहीं करेगी तो आतंकवादियों के खाते में चल जाएगा। और छात्रवृत्ति देने में एकदम नाकाम साबित हुई है।
और ओबीसी ओबीसी वर्ग के लिए मैं बता दूं, जस्ट बता दूं, इस सरकार में जब से भाजपा सरकार आई है तब से पहले जनरल वालों का ओबीसी पहले आता है, उसके बाद ओबीसी आता है, उसके बाद कहीं SC ST जाते हैं, पहले तो कहीं जनरल वालों का आता है। ओबीसी का तो अभी पता नहीं कि आएगा कि मानकता है, ओबीसी के लिए मानकता है। अगर आप प्रथम स्थान उनके 60% से ऊपर नंबर है तब तो आपको फुल मिलेगा, अन्यथा आपको बस फीस से फीस मिल जाएगी। ये क्या फीस आपको वोट भी नहीं, कभी रिफंड आई है आपको मैं आपसे बता दे कि मैं LLB 3rd ईयर में जब था तो मेरा नोट जब स्टेटस में चेक किया तो बोला कि अनसफिशिएंट फंड के कारण आपको हम स्कॉलरशिप नहीं दे रहे हैं। अर्थात चुनावी सिनेरियो के बड़े बड़े टीवी लगा के दिखाने के लिए सब कुछ है। 403 विधानसभाओं में अभी जल्दी डिजिटल रथ इन्होंने वो तो उनका पार्टी फंड बताएंगे तो हमने अपनी पार्टी पीएम वो पीएम केयर फंड भी, हमको तो लगता है वो पीएम केयर फंड ही का पैसा है, ये हमारा आपका पैसा जवाब है। इस पे आपने ये कहा ना कि ये राजनीतिक दल बताते हैं कि हमारे पास चंदा था, ये मैंने नहीं कहा, ये राजनीतिक दल बताते हैं हमारा प्रचार, हमारा पोस्टर, ये तो हमारे पैसे का है ना, ये सरकारी बिल्कुल। आपने कहा कि बीजेपी ने इसे अपने पार्टी फंड के पैसे शरत की व्यवस्था की है। बीजेपी ने हर राजनीति नहीं सुनिए आपकी बात पाते हैं। नरेंद्र मोदी इसी कोविड काल में सबसे आग्रह करते रहे कि जिससे जो बन पाए, बच्चों ने अपने गुल्लक तोड़कर पीएम केयर फंड पैसा दिया है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आपके माध्यम से पूछना चाहता हूं, जब मोदी जी की पार्टी के पास इतना पैसा था तो कोविड काल में जो हमारे मजदूर मर रहे थे उस समय अपने कार्यकर्ताओं को क्यों नहीं कहे कि अपना रथ भेजिए? वो बच्ची ऑक्सीजन की कमी से मर गई, जो बच्ची अपना गोलक तोड़ के पीएम फंड में पैसा डाली थी, उस बच्ची को ऑक्सीजन नहीं मिला, वो बच्ची मर गई, किसी हॉस्पिटल में जगह नहीं मिला उसी बच्ची को। ये कैसे बोल रहे हैं? बहुत भयावह मंजर था। भयावह मंजर था। यही है कि आपने तो पैसा दे दिया, आपने जितना भी टैक्स देना था दे दिया गवर्नमेंट को। अब गवर्नमेंट को अपनी जो लाइबिलिटी है, ड्यूटी है, वो तो फॉलो नहीं कर रही है। और अब जब आप उसको आप अगर उसको बोलेंगे कि आप अपने ड्यूटी का फॉलो करिए तो हम के वो क्या करेगी? लाठियों की, जैसे कि अभी आप देख रहे हैं RRB और ग्रुप D में चल रहा है, क्या मांग रहे हैं? यही बोल रहे हैं कि RRB अपने ड्यूटी को सही से तुम पालन करो भाई, यही तो कह रहे हैं। अब आप ड्यूटी का पालन नहीं कर रहे हैं, आप लाठियां बरसात रहे हैं, क्या मतलब है? चलिए, तो ये थे हमारे साथ गोरखपुर विश्वविद्यालय के छात्र जो स्वामी विवेकानंद छात्रावास में रहते हैं। इनसे हमने बात की और सरकारों से सीधा सवाल ये है, सरकार आज हो या इसके पहले की हो या आने वाली हो, कि इनके भविष्य का क्या होगा। जिनके माँ बाप खेत बेचकर, गेहूं बेचकर, मकान बेचकर, कर्ज लेकर इन्हें पढ़ने के लिए भेजते हैं, उनसे पैसे लेकर आप फॉर्म भरवा लेते हैं, सरकार के पास पैसा आता है और नौकरियां नहीं आती हैं। रोज़ नए नए नियम आते हैं और रोज़ नए नियम बदल जाते हैं और फिर एक नया नियम थोप दिया जाता है। तो सबसे बड़ा सवाल ये है कि इनकी उम्र है जो रोज़ बढ़ रही है, जो समय के साथ बढ़ती चली जा रही है, और आवश्यकताएं भी समय के साथ बढ़ती चली जा रही है, और सबसे बड़ी बात कि भीड़ भी समय के साथ बढ़ती चली जा रही है। एक पद पे जहां 10 थे 50 हुए, 50 से 100 हुए और 100 से 500 और 1000 की संख्या में अब छात्र आपके पास आ रहे हैं। तो रोज़गार आप देंगे कहाँ? इसलिए ज़रूरी है कि समय से आप रोज़गार दें, और सबसे ज़रूरी ये है कि आप इन छात्रों के भविष्य के बारे में भी कुछ सोचें। बाकी का बेधड़कnews.com देख रहे थे आप। आपको यह वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो इसे शेयर कीजिएगा। अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक कीजिएगा, और अगर यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।